गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में अभी इन दिनों हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। गुप्त साम्राज्य को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाकर समाप्त किया। पूरे अध्याय में हमने बताया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त राजा बनता है। घटोत्कच गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बनता है और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। उसके बाद कुमारगुप्त बनता है। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है। और सबसे अंतिम गुप्त शासक जो थे विष्णुगुप्त थे। इसके बीच कुमारगुप्त जो है था दोस्तों, कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र भानुगुप्त और भानुगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त राजा बनता है। उसके बाद कमजोर गुप्त शासक आते चले गए और अंततः विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में पहचान किए गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे गुप्त वंश तितर बितर होके विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, गुप्त वंश के पतन और गुप्त काल में हुनों का आक्रमण देखा गया था। तो गुप्त वंश के पतन का मूल कारण हुनों का आक्रमण भी माना गया है। तो गुप्तों का पतन और हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। जहां एक बड़ा साम्राज्य बिखर कर समाप्त होने लगता है तो कई छोटे छोटे राजाओं का या राज्यों का उदय हम लोग को देखने को मिलता है। तो ठीक गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें हरियाणा के थानेश्वर के पास पुष्यभूति वंश या इसी को वर्धन वंश भी कहते हैं और उसके बगल में मालवा था। मालवा के शासक यानी कि राजा देवगुप्त थे और इनका शासनकाल नर्मदा नदी के उत्तर में था। नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्य वंश का शासक स्थापित होता है, जिसके प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। और इसका एक अभिलेख भी है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। इसमें हमको हर्षवर्धन के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के प्रतापी राजा जो हर्षवर्धन हुए हैं नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्यों हराया था ये आगे लेक्चर में हम बताएंगे। साथ ही कन्नौज भी एक राज्य उभर कर सामने आता है और कन्नौज में जो राजा का शासन स्थापित होता है उस वंश का नाम था मोखरी वंश। मोखरी वंश का राजा ग्रहवर्मा था। असम में कामरूप वंश का शासक स्थापित होता है। तब बंगाल में गौर वंश का शासक स्थापित होता है, जिसके प्रतापी राजा शशांक थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों को गुप्त वंश के पतन के बाद कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय देखने को मिलता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इस वंश के इतिहास के जानकारी के स्रोत अगर देखा जाए तो वानभट्ट की रचना है हर्षचरित या कादंबरी। फैनसांग का फैनसांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ये चीन से आए हुए एक दूत थे। जो फैनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इस बीच फैनसांग भारत में 630 ईस्वी से लेकर 640 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्षों तक भारत में रहा था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और फैनसांग के प्रभाव से ही हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख ये भी वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत हैं। और कलन की राज तरंगिनी वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे तथा इसी के नाम पर वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा गया है। ये दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित पहला लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग पूरा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को पढ़कर समाप्त करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी राजधानी जो थी पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हरियाणा में स्थित थानेश्वर है, वहीं पर इसकी राजधानी थी। इसके प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन हुए हैं। प्रभाकर वर्धन ने हुनों को हराया था। इसका विवाह प्रभाकर वर्धन की विवाह यशोमती से हुआ था।
यानी कि प्रभाकर वर्धन और यशोमती का विवाह हुआ था, जिससे इसको 3 संतान हुए थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पहला पुत्र का नाम राजवर्धन था, दूसरा पुत्र का नाम हर्षवर्धन था और इसकी एक पुत्री थी, इसका नाम राजश्री थी। राजश्री का विवाह यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्धन वंश का शासक हरियाणा के थानेश्वर के पास था, थानेश्वर इसकी राजधानी थी। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का यानी कि पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से करता है। इस प्रकार ग्रह वर्मा राजवर्धन और हर्षवर्धन के बहनोई थे, तो क्योंकि राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से हुआ था। देखा जाता है दोस्तों कि कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा और मालवा के शासक देवगुप्त में अक्सर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही देवगुप्त का मित्र बंगाल के गौरवंशी शासक शशांक जो था, ये देवगुप्त का मित्र था। किसी बार संघर्ष की स्थिति जब कायम होती है तो कुछ जोरदार संघर्ष ही देखने को मिलता है देवगुप्त और ग्रहवर्मा के बीच, जिसमें देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और इसकी अर्धांगिनी राजश्री जो कि राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, उसको कैद कर लेता है। तो कैद में कर लेने के बाद इस बीच क्या होता है कि राजा जो थानेश्वर का राजा था, प्रभाकर वर्धन के बाद इसका बड़ा पुत्र राजवर्धन राजा बन चुका होता है। तो राजवर्धन अपना सेना सजाता है देवगुप्त के खिलाफ, क्योंकि देवगुप्त ने इसकी बहन को कब्जा कर लिया था, साथ ही बहनोई को मार भी दिया था। दोनों के बीच युद्ध होता है, यानी कि राजवर्धन और देवगुप्त के बीच, जिसमें राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को आजाद करा लेता है, कैद से आजाद करा लेता है। इस बीच धोखे से शशांक जो कि देवगुप्त का मित्र था, देवगुप्त ने राजवर्धन की हत्या कर दिया और इस प्रकार राजश्री पुनः बिछड़ जाती है। जंगल में इस बार वो चली जाती है, जंगल में भाग जाती है। तो जंगल में कई दिनों तक भूख प्यास से बिलखते हुए, कंदमूल खाते हुए, गंदे पानी पीते हुए वो गुजर बसर करती है और अंततः वो सती होने की स्थिति में थी। लास्ट में वो जो है अपने आप को जान देने की स्थिति में थी। उस वक्त जब हर्षवर्धन मर जाता है तो उसके बाद सॉरी दोस्तों, राजवर्धन जब मर जाता है उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बनता है। तो हर्षवर्धन ने उस स्थिति में अपनी बहन को खोज निकाला था जंगल से, जब वह सती होने की स्थिति में थी, यानी कि मरने की स्थिति में थी, वो जान देने की स्थिति, आत्महत्या करने की स्थिति में थी। तो ये था दोस्तों मोटे तौर पर वर्धन वंश या पुष्यवती वंश का पहला लेक्चर का वर्णन। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। गुप्तों का पतन और हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इनमें पश्चिम भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ था। दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के अगर इतिहास के स्रोत देखें तो वानभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी, जो वर्धन वंश के स्रोत हैं। ह्वेनसांग की सीयू की, जिसमें राजा हर्षवर्धन और उसके राज्य का विवरण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। कड़हन की राज तरंगिणी, इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिस कारण वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हुनों को आक्रमण कर हराया था और प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ था। विवाह के बाद प्रभाकर वर्धन और यशोमती को 3 संतान होते हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पहला पुत्र का नाम था राजवर्धन, दूसरा पुत्र का नाम हर्षवर्धन और तीसरी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम राजश्री रहता है। तो प्रभाकर वर्धन द्वारा राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से किया जाता है। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने एक युद्ध में, जो युद्ध देवगुप्त और ग्रहवर्मा के बीच हुआ था, इसमें ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया और राजश्री को कैद कर दिया था। जब राजश्री कैद कर ली गई तो उसका भाई राजवर्धन उसको छुड़ाने के लिए देवगुप्त के विरुद्ध आक्रमण करता है। आक्रमण में राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को कैद से आजाद कर लेता है। लेकिन देवगुप्त का मित्र शशांक, बंगाल का शासक था, ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी और राजश्री जंगल में
बिछड़ गई। इसी चुनौती के बीच हर्षवर्धन जो है, पिता तो पहले ही चले गए थे और भाई भी चला गया, बहन जंगल में बिछड़ गई। तो इन सब सारी चुनौतियों के बीच हर्षवर्धन राजा बनता है। 606 ईस्वी में राजा बनता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इसको राजा बनना पड़ता है, क्योंकि बड़े भाई जा चुके थे, पिता तो पहले ही जा चुके थे। फैनसांग अपनी पुस्तक सियुकी में लिखते हैं कि हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा था और अपना नाम शिलादित्य रखा। इस प्रकार फैनसांग को एक और नाम शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। शशांक जो था, ये बंगाल का गौरवंशी शासक शशांक था तथा ये शैव धर्म को मानने वाले थे, तथा इन्होंने ही यहाँ बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को गुस्से में आकर कटवा दिया था। उसी बोधि वृक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष को शशांक, कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। शशांक शैव धर्म को मानने वाले थे और इनका मानना था कि शैव धर्म को आगे बढ़ाने में बौद्ध धर्म विरोध करता है, इसलिए शशांक एक राजा भी था, बंगाल के गौरवंशी राजा था। इन्होंने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो यहाँ है दोस्तों, शशांक शैव धर्म को मानते थे और बोधि वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था कुछ गुस्से में आकर। हर्षवर्धन ने कनौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन जब सुनता कि मेरे भाई को शशांक द्वारा हत्या कर दिया गया है, तो हर्षवर्धन राजा बनता है, तो इसके सामने कई चुनौतियां आती है। सबसे पहले तो भाई का मौत का बदला शशांक से लेना था, उसके बाद अपनी बहन को खुद निकालना है, साथ ही राज्य भी जो भाई के मर जाने के बाद अस्थिर हो गया था उसे भी संभालना था। तो हर्षवर्धन राजा बनने के बाद शशांक के विरुद्ध आक्रमण करता है, शशांक को मार भी गिराता है। हर्षवर्धन ने कनौज पर अधिकार कर लिया। कनौज जो कि राज्यवर्धन के हत्या के बाद शशांक द्वारा औपचारिक रूप से कनौज पर अधिकार कर लिया गया था। हर्षवर्धन जो है शशांक की हत्या करके कनौज पर अधिकार कर लेता है आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से। और जब शशांक की हत्या कर कनौज पर अधिकार कर लिया जाता है, उसके बाद हर्षवर्धन अपनी बहन की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। तो वहां पर आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को उस समय हर्षवर्धन ने खोज निकाला था जब वह सती होने जा रही थी। जब वह सती होने होगा तो दोस्तों होने जा रही थी। राजश्री की सहमति से उसके बाद राजश्री को बचाकर हर्षवर्धन और राजश्री दोनों ही कन्नौज आता है। राजश्री की सहायता से कन्नौज के सभी मंत्रियों ने हर्ष को कन्नौज का राजा बना दिया था तथा हर्ष ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी तो थानेश्वर थी, हर्ष की पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। फैनसांग की रचना है सियुकी, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे तथा ये चीनी यात्री थे, चीन से आए थे। इन्होंने भारत में 10 वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था तथा यह 630 ईस्वी से लेकर 640 ईस्वी तक भारत में रहा था तथा इसी के प्रभाव से आकर हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों, फैनसांग के प्रभाव से ही हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यह था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़े तथा इससे संबंधित यह पहला लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग वर्धन वंश को पूरी तरह समाप्त करेंगे, फिर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। आइए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। गुप्तों का पतन और हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ। इनमें पश्चिम भाग का वर्धन वंश सर्वप्रमुख था, जिसका शासनकाल हरियाणा के थानेश्वर के पास, थानेश्वर इसकी राजधानी भी थी। दूसरा है मालवा का देवगुप्त मालवा का राजा बन जाता है। कनौज पर मोखरी वंश का शासन स्थापित हो जाता है, इसका राजा ग्रहवर्मा था। और बंगाल पर गोड़ वंश का शासक स्थापित हो जाता है, इसका शासक शशांक था। साथ ही असम में कामरूप वंश का शासन देखने को मिलता है। तो इनमें से सर्वप्रमुख जो है दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश है, और इससे संबंधित यह पहला लेक्चर है। और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के इतिहास के स्रोत अगर देखा जाए तो वान भट्ट की हर्षचरित
और कादम्बरी है। ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू की है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है और करण की राजतरंगिणी है। पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इस कारण वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा गया। इसकी राजधानी थानेश्वर थी जो हरियाणा में पड़ता है। इसका प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन था जिन्होंने हुनों को हराया था। हुनों को हराने के बाद इनका विवाह यशोमती से हुआ था। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 संतान थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़ा बेटा का नाम यानी कि प्रथम पुत्र का नाम राजवर्धन था, द्वितीय पुत्र का नाम हर्षवर्धन था तथा एक बहन भी यानी कि हर्षवर्धन और राजवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम राजश्री था, राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। इस प्रकार ग्रहवर्मा राजवर्धन और हर्षवर्धन का बहनोई था। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने एक संघर्ष यहां पर देखा जाता है। तो दोस्तों कन्नौज और मालवा के बीच अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है और एक बार संघर्ष की स्थिति ऐसी होती है जिसमें देवगुप्त की हत्या ग्रहवर्मा द्वारा कर लिया जाता तथा इसकी पत्नी ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री जो कि राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी को कैद कर लिया जाता है। इस बीच क्या होता है कि वर्धन वंश के राजा राजवर्धन बन चुके होते हैं। जब इस युद्ध का समाचार राजवर्धन को मिलता है कि देवगुप्त ने उसके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या करके उसकी बहन को कैद कर लिया है, तो राजवर्धन ने देवगुप्त के खिलाफ अभियान चलाता है और युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध भी होता है जिसमें राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है और राजश्री को आजाद करा लिया। लेकिन धोखे से शशांक जो कि देवगुप्त का मित्र था, इन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दिया और राजश्री जंगल में बिछड़ गई। इन सभी चुनौती के बीच हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। बहुत सारी चुनौतियों के बीच हर्षवर्धन राजा बनता है। एक तो बड़े भाई की हत्या कर दी जाती है, बहन जंगल में बिछड़ जाती है और पिता और माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है 16 वर्ष की उम्र में। ह्वेनसांग ने कहा था कि हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा और अपना नाम शिलादित्य रखा था। इस प्रकार हर्षवर्धन को एक और नाम शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शशांक जो कि शैव धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने गुस्से में आकर बोधि वृक्ष को कटवा दिया। उसी बोधि वृक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों जो बोध गया में स्थित पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसे गुस्से में आकर शशांक ने कटवा दिया। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, गुस्से में आकर किसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो गौर वंश के शासक शशांक ने। हर्षवर्धन ने अंततः क्या युद्ध में शशांक को मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसके बाद वो अपने बहन को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसको आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता मिलती है। तब उन्हीं के सहायता से अपनी बहन राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वो सती होने जा रही थी, अपने प्राण को त्यागने जा रही थी। राजश्री की सहमति, राजश्री को बचाने के बाद राजश्री और हर्षवर्धन दोनों कन्नौज पहुंचता है जहां सभी मंत्रियों ने राजश्री की सहमति से हर्षवर्धन को राजा घोषित कर दिया तथा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी तो थानेश्वर थी ही दोस्तों। हर्षवर्धन की पहली राजधानी तो थानेश्वर थी, लेकिन दूसरी राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाया था। ह्वेनसांग की एक रचना है सीयू की, जो ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले चीनी यात्री थे तथा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सीयू की। तथा सीयू की जो है वर्धन वंश के इतिहास का स्रोत भी है। ह्वेनसांग भारत में 630 ईस्वी से 640 ईस्वी तक 10 वर्षों तक रहा था और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का कार्य किया था। इसी के प्रभाव से आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और हर्षवर्धन बौद्ध बन गए थे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित पहला लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा ये जो फ्री इनोवेटिव है ज्यादा से ज्यादा उन हमारे मित्रों तक पहुंच सके
जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन।